हेलो एवरीवन, ये हमारा पार्ट 12 है। चैप्टर 4 स्पेक्ट्रम की बुक का चल रहा है हमारा एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर का फाइनली ये ख़त्म होगा आज, ठीक है। तो मैं इससे पहले आपको बता देती हूँ, इससे पहले हमने कौन कौन से स्लाइड्स जो मतलब 11 पहले हमने पार्ट्स देखे हैं, उनमें हमने ये सभी स्लाइड्स जो हैं वो कवर की हैं, ठीक। एंड आप जाके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो भी जाके देखिएगा एंड उसी से ही आपका एक लिंक क्रिएट होगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रिलेशंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज़। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें एंग्लो भूटानीज़ रिलेशंस, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया उनके इंटरेस्ट को लेके, जो कि ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म को वो बढ़ावा देना चाहते थे, जो कि इंडिया में उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो गए थे विद इन द इंडिया एंड ऑल्सो विद द नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे बात की आपकी उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी उससे इम्पेक्ट हुआ। दूसरा कि जो उनके ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म की पॉलिसी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली थी विद द नेबरिंग कंट्रीज़ एंड कुछ और भी रीजंस थे। एंड साथ ही साथ में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन था, जो ब्रिटिशर्स जिसके ऊपर काम किया करते थे, वो भी कारण बनती है कि जो भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके रिलेशंस भी अच्छे नहीं रहे विद द नेबरिंग कंट्रीज़ एंड ऑल्सो फॉर द नेचुरल जियोग्राफिकल फ्रंटियर फॉर इंटरनल कोहेशन एंड डिफेंस के कारण से भी काफ़ी ज़्यादा क्योस एंड कन्फ्लिक्ट बन जाती है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। और साथ ही साथ में जो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था वो पूरे एशिया एंड अफ्रीका में था, ठीक है। इसकी वजह से वो इन्वेड करते रहते थे और साथ ही साथ में इंडियन एम्पायर को भी वो संभाल के रखते थे, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखते थे विद द एक्सटर्नल फोर्सेस। एंड जो ब्रिटिश के कमर्शियल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, जैसे ट्रेड को लेके हो गया और फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप करनी, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन इम्पीरियलिस्ट पावर्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड उनके जो रिलेशंस थे विद द अदर कंट्रीज़ उससे भी खटपट स्टार्ट हो गई, उससे भी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। और जो मनी स्पेंड करते थे वो भी भारत की करते थे एंड जो ब्लड शेड करते थे वो भी भारतीयों का ही करते थे। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रो में आ गया। अब हम एक एक करके ये स्लाइड्स में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला हमारे पास आता है कि एंग्लो भूटानीज रिलेशन। तो भारत के भूटान से कैसे रिलेशन थे, तो जब 1816 में असम को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं ब्रिटिशर्स, क्योंकि फिर ब्रिटिशर्स के जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं किसके साथ, भूटान के साथ, क्योंकि ये एक माउंटेनियस रीजन होता है तो इनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेड का भी ये सोचते हैं ना साथ के साथ में। तो फ्रीक्वेंट रेड्स भी की जाती है किसके द्वारा, भूटानीज के द्वारा, किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है। ब्रिटिशर्स अब कहाँ पे थे, असम में, जैसे कि पहले ही बताया 1816 में उसको कैप्चर कर लिया था। तो असम एंड प्लस बंगाल में आपके ये जो भूटानीज है वो रेड किया करते थे एंड बैड ट्रीटमेंट जो था किस टाइम पे, एल्गिन एनवॉयड्स के टाइम पे इन 1863, मतलब काफ़ी आगे 50 साल बाद की बात चल रही है। एंड उसके बाद ये जो है ट्रीटी इम्पोज कर दी जाती है उसके ऊपर, बाय विच द ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू सरेंडर द पासेस लीडिंग टू असम, क्योंकि अब भूटानीज का कब्जा हो गया था इस पे, तो ब्रिटिशर्स को जो है वो सरेंडर करना पड़ा। लेकिन अब ब्रिटिशर्स चुप तो रहेंगे नहीं, उन्होंने भी एनेक्सेशन स्टार्ट कर दिया, किसका, पासिस का, क्योंकि उनको माउंटेन रीजन में से पास होने के लिए मना कर दिया गया था, ठीक है। एंड स्टॉपिंग ऑफ अलाउंस पेड टू द भूटानीज, जो भी उनको वो देते थे पैसे वगैरह, अलाउंस पेड किया जाता था पासिस में से गुजरने के लिए, तो वो भी बंद कर दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि अब वो अनेक्स करना स्टार्ट कर दिया ना अब उन्होंने। तो फिर आगे जाके 1865 में भूटानीज को ही फाइनली सरेंडर करना पड़ता है एंड पासिस को जो है वो ब्रिटिशर्स को सौंप देते हैं एंड एनुअल सब्सिडी
जो है वो उसके बदले में ब्रिटिशर्स भूटानीज को देते हैं। और ये ब्रिटिशर्स क्यों इस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन्स जो थे, और वैसे भी असम को भी इनका रीजन यही था लेने का, एंड भूटान भी उसी एरिया में ही पड़ता था, तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स इसको अपने अंडर लेना चाहते थे। तो कैसे कन्फ्लिक्ट क्रिएट करके इन्होंने ये अपने अंडर, मतलब कि पूरा ये भारत के अंडर नहीं हो गया भूटान, ये चीज़ समझिएगा, सिर्फ उन्होंने आने जाने का रास्ता जो है वो अपने अंडर जो है वो कर लिया था। पासिस की बात चल रही है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है हमारा एंग्लो नेपाल रिलेशंस। तो इसमें जो गोरखास थे उनका कंट्रोल था कहाँ पे, नेपाल में। सक्सेसर्स ही वो चलते आ रहे थे 1760 में, जैसे रंजीत माला ऑफ भटगांव, तो वहाँ से ये गोरखास जो थे वो कंट्रोल किया करते थे नेपाल को, ठीक है। एंड ये चीज़ जो है वो एक्सपेंड हुई, उनका जो डोमिनेशन है वो बढ़ा कहाँ पे, माउंटेन वाले रीजन में। एंड दे फाउंड इट ईजियर टू एक्सपेंड इन द साउथ डायरेक्शन। एंड साथ ही साथ में चाइनीज़ से भी वो नॉर्थ में चाइनीज़, देखिए क्योंकि जो हमारा नेपाल है वो इंडिया से एंड नेपाल के बीच में सैंडविच बना हुआ है। तो नॉर्थ वाली साइड से वो अपने आप को किससे डिफेंड करते थे, चाइना से, एंड इंडियन से करते थे साउथ वाली साइड में। लेकिन अब 1801 में जो है इंग्लिश जो है वो अनेक्स कर लेते हैं गोरखपुर को, विच ब्रोट द गोरखास बाउंड्री एंड द कंपनी बाउंड्री टुगेदर। एंड जो है एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ड्यू टू विच द गोरखास कैप्चर ऑफ बुटवाल एंड शिवराज इन द पीरियड ऑफ द लॉर्ड हास्टिंग्स, ठीक है, ये उनके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। मतलब कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तो क्रिएट हो ही गई, लेकिन फिर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट से क्या हो जाता है, वॉर स्टार्ट हो जाती है 1813 टू 23 के बीच में। तो फिर ये जो वॉर होता है वो आपका वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ सगोली, ठीक है, तो इससे ये फिर ख़त्म होता है। तो ये वाली ट्रीटी जब एंड होती है, ये कब, 1816। ये वाला जो है ये आपका, सॉरी, ये लॉर्ड हास्टिंग का टाइम पीरियड बताया गया है, ठीक है। और जो वॉर होता है वो आपका 1816 में होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ सेगोली होती है ये उसके टाइम पीरियड में होती है, और ये ब्रिटिशर्स को फेवर करती है। इस ट्रीटी में क्या बोला जाता है कि नेपाल को जो है वो एक्सेप्ट करेगा ब्रिटिश रेजिडेंट को। नेपाल जो है वो सीडीड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ घरवाओ एंड कुमाऊं, एंड जो तराई पे वो अपना क्लेम करता था उसको भी ख़त्म करेगा। नेपाल जो है वो सिक्किम में से भी अपना जो है हिस्सा जो है वो विड्रॉ कर लेगा। और जो एग्रीमेंट हुआ था इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस ब्रिटिशर्स को क्या हुए थे कि वो अब हिमालयस तक आराम से पहुंच पा रहे थे, ठीक है। जो उनकी सेंट्रल एशिया के साथ जो उनका ट्रेड था, ठीक है, वो अब आसानी से हो रहा था, बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही थी उनको। और जो उनको हिल स्टेशन है वो भी अब काफ़ी आसानी से मिल रहे थे, जैसे शिमला हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया। तो ये वाले सारे स्टेशंस पे भी ये इजीली पहुंच पा रहे थे। जो गोरखास थे उन्होंने भी बाद में जाके ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे जो पूरा जो कंट्रोल था वो अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एंग्लो बर्मा रिलेशंस की, ठीक है। तो इसको रब कर देती हूँ। तो थर्ड पॉइंट पे आ गए। इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी जो बर्मा था वो फ्री कंट्री था, ठीक है। ये आप पहले तो याद रखेंगे, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी में ये एक फ्री कंट्री था, ठीक है। लेकिन वांटेड टू एक्सपेंड वेस्टवर्ड, तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ जो है वो ब्रिटिशर्स लेके आते हैं, क्योंकि ये एक फॉरेस्ट रिसोर्स एरिया होता है बर्मा का। यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छी होती है जहाँ पे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो होते हैं। एंड वहाँ पे ना फ्रांस के भी जो है वो फ्रांस का भी इंटरेस्ट होता है बर्मा के अंदर। तो उस वजह से भी जो है ब्रिटिशर्स को ये होता है कि वो कैसे यहाँ पे आ गए। इस वजह से भी जो है वो ब्रिटिशर्स की और बर्मा के साथ जो है वो खटपट होती है। और इसी के साथ जो है वो आपके 3 एंग्लो बर्मीज़ वॉर भी होते हैं। जो फर्स्ट एंग्लो बर्मी वॉर होता है वो आपका 1824 से 26 तक होता है। एंड जो सेकंड वाला होता है वो आपका 1852 में होता है, थर्ड वाला
5 में होता है। तो ये भी आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि 3 बर्मा के जो वॉर हैं वो कब कब हुए। तो पहला देख लेते हैं। जो पहला वॉर होता है वो बर्मीज एक्सपेंशन वेस्टवर्ड की कारण होता है और ऑक्यूपाई कर लिया जाता है क्या चीज़, अकरान, मणिपुर, ठीक है, ये सारा नॉर्थ ईस्ट वाला ये उधर ही था। एंड द थ्रेट टू द असम एंड ब्रह्मपुत्रा वैली, जो कि बाद में उसको भी उसके ऊपर भी काफ़ी सारे अटैक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाके क्या होता है कि जो ब्रिटिश की एक्सपेडिशनरी फोर्सेस होती हैं वो रंगून को भी जो है वो कैप्चर कर लेती हैं 1824 में, ठीक है। उसके बाद 72 किलोमीटर आगे तक जाती हैं अवा तक, ठीक है। उसके बाद पीस मेंटेन करने की कोशिश की जाती है 1826 में विद द ट्रीटी ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ यंदाबू, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिश ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बर्मा के लिए क्या था, पे ₹1 करोड़ एज द वॉर कंपनसेशन, जो भी वॉर हुई है उसके लिए 1 करोड़ देना था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा को, ठीक है। सीड इट्स कोस्टल प्रोविंसेस, अब कोस्टल प्रोविंसेस आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से थे। तो अराकान था और एक था तिनस सेमरिन, ठीक है। और तीसरा ये था कि इनको अबंडन करना है क्लेम्स जो कि असम, जयंतिया एंड द काचर पर थे, ठीक है। और देन था इनको कि रिकॉग्नाइज करना है मणिपुर को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करना था इनको। एंड निगोशिएट करना था कमर्शियल ट्रीटी विद द ब्रिटेन एंड एक्सेप्ट करना था ब्रिटिश रेजिडेंट कहाँ पे, आवा पे, क्योंकि ये 72 किलोमीटर्स वहाँ पे भी पहुँच गए थे। वहाँ पे इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी ब्रिटिशर्स ने। वेयर पोस्टिंग अ बर्मीज एंड वे एट द कलकत्ता, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट बर्मा वॉर में आया था। अब सेकंड में क्या हुआ था कि जो रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कमर्शियल नीड्स थी एंड इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज थी वो लाई गई थी किसके अंडर, लॉर्ड डलहौजी के अंडर। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के अंडर जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है आगे बढ़ाई गई। तो यहाँ पे क्यों ये इनका इंटरेस्ट जाग रहा था, क्योंकि टिम्बर काफ़ी ज़्यादा था। मैंने आपको पहले बताया कि फॉरेस्ट एरिया था, तो टिम्बर ये वहाँ से लेना चाहते थे, कहाँ से, अपर बर्मा से। एंड रोड्स जो है वो फिर इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई मार्केट तक पहुँचने के लिए। फिर ब्रिटिशर्स जो है वो पेगू नाम की एक जगह है, कोस्टल एरिया था ये, एक वहाँ का प्रोविंस थी बर्मा की, उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। एंड इंटेंस गोरिल्ला रेजिस्टेंस हैड टू ओवरकम बिफोर कंप्लीट ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ लोअर बर्मा कुड बी एस्टैब्लिश। फिर अगर जब ये ऊपर वाले बर्मा को, अपर बर्मा को टिम्बर रिसोर्सेज के कारण से होल्ड कर लेते हैं तो लोअर को भी कर लेते हैं सेकेंड बर्मा वॉर में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड बर्मा वॉर की। थर्ड ये चल रहा है, ये वाला चला लेते हैं ना, हाँ। थर्ड बर्मा वॉर में आफ्टर द डेथ ऑफ द बर्मीज किंग का नाम भी आपको याद रखना है, बिंदन, ठीक है। फिर उसका सन आता है थीबो, ठीक है, उसको सक्सीड करता है। तो बिगनिंग में तो वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल होता है ब्रिटिशर्स के वजह से कि ये सारा कुछ हमसे क्यों मतलब कि ले ही जा रहे हैं। एंड जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे वो रेंगून में भी पहुंच चुके होते हैं, लोअर बर्मा में भी पहुंच चुके होते हैं। तो इस बारे में ये कंप्लेंट करता है कि आप ये कैसे ले रहे हो, और काफ़ी अपना मतलब कि अग्रेसिव रूप दिखाता है। कौन, थीबो, किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। वो नेगोशिएट करने की कोशिश करता है कमर्शियल ट्रीटीज़ के थ्रू, और वो साथ ही साथ में ना जो ये जो होता है थीबू जो होता है वो फ्रांस, जर्मनी एंड इटली के साथ भी मिलकर ब्रिटिशर्स को वहाँ से निकालना चाहता है। और जो फ्रेंच होता है वो प्लान क्या कर रहे होते हैं कि एक रेल लिंक बनाएंगे, कहाँ से, मेडले से फ्रेंच टेरिटरी तक, एट द टाइम व्हेन द ब्रिटिश वर इन कन्फ्लिक्ट विद द फ्रेंच इन नाइजर, इजिप्ट एंड मेडागास्कर। तो फिर एक ह्यूमिलेटिंग फाइन जो है वो इम्पोज किया जाता है ऑन द ब्रिटिश टिम्बर कंपनी बाय द थीबो। अब थीबो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुका होता है ब्रिटिशर्स की जो भी ये हड़पने की पॉलिसीज़ चल रही होती, क्योंकि मैंने बताया ब्रिटिशर्स जो है अपर बर्मा को क्यों लेना चाहते थे, क्योंकि टिम्बर वहाँ पे ज़्यादा था और वहाँ पे उन्होंने मार्केट भी क्रिएट कर रखी थी। तो अब एक ह्यूज फाइन किसके द्वारा, थीबो के द्वारा वहाँ पे लगा दिया जाता है। लेकिन आगे जाके डफरिन ऑर्डर कर देता है फुल अनेक्सेशन, फाइनल अनेक्सेशन ऑफ द अपर बर्मा इन 1885 में, ठीक है। तो पूरा कंट्रोल किसके अंडर आ जाता है, आपका ब्रिटिशर्स के अंदर। ये किसकी बात चल रही है, थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर की।
तो जो बर्मीज नेशनलिस्ट थे वो ज्वाइन कर लेते इंडियन नेशनल कांग्रेस को टू वीकन द लिंक, एंड बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1935। ये भी आपको याद रखना है कि कब ये आज़ाद हो गया था भारत से, 1935 के अंदर। तो ये आपका बर्मा के साथ सारा रिलेशन था, इसको रब कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम एंग्लो तिब्बत रिलेशंस की बात कर लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसमें क्या है कि तिब्बत जो था वो रूल किया जा रहा था बुद्धिस्ट मोंक्स, जिनको हम लामास बोलते हैं, उनके अंडर ये सारा रहता था। लेकिन चाइना जो है वो इसको क्लेम करता है। तो ब्रिटिश एफर्ट्स थे टू एस्टैब्लिश द फ्रेंडली एंड कमर्शियल रिलेशन विद द तिब्बत। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो तिब्बत के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना चाहते थे, हैड नॉट यील्डेड एनी रिजल्ट इन द पास्ट, एंड डेडलॉक जो है वो हमेशा बन के रहा उस टाइम पे। ये उस टाइम की बात है जब कर्जन का टाइम पीरियड चल रहा था, जब वो भारत में आए थे। तो जो चाइनीज़ का क्लेम रहा तिब्बत के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा इनइफेक्टिव था, एंड साथ ही साथ में जो रशिया का इन्फ्लुएंस था वो भी बढ़ रहा था उस टाइम पे। रशिया का भी तिब्बत के ऊपर क्लेम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, कि वो भी चाहते थे कि हम यहाँ पे आएँ। एंड देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ द रशियन आर्म्स एंड एम्यूनेशन कमिंग इनटू द तिब्बत। ऐसा भी रिकॉर्ड्स में लिखा गया है, रिपोर्ट्स में, कि रशिया के आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है वो तिब्बत में आते थे। एंड जो कर्जन था फेल्ट अलार्म्ड एंड सेंट अ स्मॉल गोरखा रेजिमेंट अंडर द कर्नल यंग हस्बैंड, ठीक है, इसको स्पेशल मिशन पे भेजा जाता है तिब्बत के लिए, एंड टू ओब्लाइज द तिब्बतन्स टू कम इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो गोरखा रेजिमेंट, कर्जन जो है वो गोरखा रेजिमेंट से इनको भेजते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन कर दिया जाए। लेकिन जो तिब्बतियंस होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते, और वो हमेशा नॉन वायलेंस का ही रास्ता अपनाना चाहते हैं। लेकिन जो यंग हस्बैंड होते हैं पुश्ड हिज वे इनटू द लासा वाइल द दलाई लामा फ्लड, लेकिन दाई लामा वहाँ से भाग जाते हैं। तो अब ट्रीटी ऑफ लासा क्या थी वो ये भी आपको याद रखना है, जो कि 1904 में आई थी। तो यंग हस्बैंड जो थे उस टाइम पे इनको भेजा गया था वहाँ पे। तो इसके अंडर क्या था कि जो तिब्बत था उसको पे करना होगा ₹75 लाख, ठीक है, एट द रेट 1 लाख रुपीज़ पर एनम, ठीक है। एंड सेकंड था इनको कि जो सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट वुड ऑक्यूपाई द चुम्बी वैली फॉर द 75 ईयर्स। तो पहला ये हो गया। सेकंड हो गया कि 75 ईयर्स के लिए चुम्बी वैली किसको कौन संभालेगी, इंडियन गवर्नमेंट। तीसरा था कि तिब्बत जो है वो रिस्पेक्ट करेगा रिस्पेक्ट द फ्रंटियर ऑफ सिक्किम, ठीक है। फोर्थ है आपके पास कि जो ट्रेड मार्ट्स हैं वो ओपन होंगे कहाँ कहाँ पर, याटुंग में, ग्यानसी में एंड यारगोट में, ठीक है। ये जगहों के नाम थे, यहाँ पे जो है वो ट्रेड मार्ट्स खुलेंगे, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड होगा। तिब्बत वुड नॉट ग्रांट एनी कंसेशन फॉर रेलवे, रोड्स, टेलीग्राफ, इन सब के लिए तिब्बत को कोई जो है वो ग्रांट नहीं दी जाएगी, बट गिव द ग्रेट ब्रिटेन सम कंट्रोल ओवर द फॉरेन अफेयर्स ऑफ द तिब्बत, बल्कि जो ग्रेट ब्रिटेन है वही कंट्रोल करेगा इनके फॉरेन अफेयर्स को। लेकिन आगे जाके जो SOS होता है and the true to pledge given to the Russian treaty was revised during the indemnity from the ₹75 लाख से क्या कर दिया गया, 25 लाख जो है वही देंगे। और जो चुम्बी वैली का 75 ईयर्स वाला था वो भी अब 3 ईयर्स कर दिया गया आगे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें दो ध्यान रखनी है कि ट्रीटी ऑफ लासा में तो 75 लैक्स बोला था, लेकिन आगे जाकर 25 लैक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, रिवाइज की जब। तो 75 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, आगे जाके ये 3 ईयर्स के लिए ही कर दिया गया। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ओनली चाइना गेन इन द एंड आउट ऑफ द होल अफेयर बिकॉज एंग्लो रशियन कन्वेंशन हुई फिर आगे जाके 1907 में, ठीक है। प्रोवाइडेड टू ग्रेट पावर्स वुड नॉट नेगोशिएट विद द तिब्बत, की चाइना और रशिया दो ग्रेट पावर्स थी तो वो नेगोशिएट नहीं करेगी तिब्बत के ऊपर, एक्सेप्ट थ्रू द मेडिएशन होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। एंड कर्जन्स पॉलिसीज़ जो थी वो काउंटर एक्टेड हो गई ऑल रशियन स्कीम्स इन द तिब्बत। तो ये आपका तिब्बत के साथ रिलेशन था पूरा, ठीक।
उसके बाद अब हमारा रह गया एंग्लो अफ़गान रिलेशन। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें आपके पास ना तीन आपके पास इसमें, हाँ जी, एंग्लो अफ़गान वॉर्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर एंड देन आपके पास एक और आएगा सेकंड एंग्लो अफ़गान वॉर। तो ये आपको याद रखना है, 2 हुए थे अफ़गान के साथ वॉर। तो देख लेते हैं जल्दी से। तो अर्ली 19th सेंचुरी में रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो पर्शिया पे वो बढ़ गया, लेकिन बाद में जाके रशिया के इन्फ्लुएंस जब बढ़ा तो ब्रिटिशर्स ने भी काउंटर पार्ट में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा दिया था। तो उन्होंने रिवर यूफ्रेट्स टू इंडिया तक जो है वो न्यू रूट निकाल लिया, स्पेशली आफ्टर द ट्रीटी ऑफ द तुर्को-मंचई, ठीक है। तो इंग्लिश कोर्ट अलार्म्ड कि रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ठीक है। रशिया के इन्फ्लुएंस बढ़ने से ब्रिटिशर्स ने अपना जो है वो दबदबा तेज़ कर दिया, लेकिन आगे जाके फिर इनकी होती है एक फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ ऑकलैंड। तो इसमें क्या था कि जो ऑकलैंड थे वो भारत में आते हैं एज द, ये ऑकलैंड जो है ये आदमी का नाम है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल था, 1836 में आया था। इसने एडवोकेट की थी ये फॉरवर्ड पॉलिसी। पूछा जा सकता है कि किसने की थी, तो ये याद रखेंगे। ये किस लिए थी? टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द रशियन अटैक। अब जो रशिया अटैक कर रहा था उसके प्रोटेक्शन में ही ये लाई गई थी। तो आमिर ऑफ द अफगानिस्तान, दोस्त मोहम्मद जो था वो ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था, बट मेड इट कंडीशनल द ब्रिटिश हेल्पिंग हिम टू रिकवर पेशावर फ्रॉम द सिख्स। तो ये चाहता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इसकी हेल्प करे, क्योंकि सिख का दबदबा भी उस वाले पेशावर वाले रीजन में वो बढ़ रहा था। अ कंडीशन विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया रिजेक्टेड। अब ब्रिटिशर्स ने जो है वो दोस्त मोहम्मद को हेल्प करने से मना कर दिया। फिर दोस्त मोहम्मद किसके पास जाता है? रशिया के पास जाता है एंड पर्शिया, ईरान के पास जाता है कि आप मेरी मदद कीजिए कि ये जो सिख हैं वो इस वाले एरिया में ज़्यादा हावी हो रहे हैं। लेकिन फिर आगे जाके क्या होती है? टारपेटाइट ट्रीटी जो है वो साइन होती है। किस किस के बीच में? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिशर्स, सिख्स, ठीक है, प्लस शाह सूजा, ठीक है। तो इस ट्रीटी में क्या होता है? शाह सूजा को जो है वो गद्दी पे बिठा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सिक्स एंड कंपनी रिमेनिंग इन द बैकग्राउंड एंड जिंगलिंग द मनी बैग, ठीक है। दूसरा, शाह सूजा जो है वो कंडक्ट करवाता है फॉरेन अफेयर्स विद द एडवाइस ऑफ द सिक्स एंड द ब्रिटिश। तीसरा, कि जो सूजा जो है वो गिव अप कर देता है अपने राइट्स ओवर द आमिर्स ऑफ द सिंध एंड रिटर्न कर देता है काफ़ी बड़ी अमाउंट में मनी। तो जो फोर्थ वाला है वो है कि जो शाह शुजा होता है वो रिकॉग्नाइज करता है सिख रूलर महाराजा रणजीत सिंह का क्लेम ओवर द अफगान टेरिटरीज ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, और थोड़ा सा हमारा और आ गया ब्रिटिश इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।